नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे जमीन को खरीदने वाला एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहता है, यानी जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट करके जमीन खरीदी है वो एग्रीमेंट को कैंसिल करवा कर अपने पैसा वापस प्राप्त करना चाहता है। तो किस प्रकार से वो एग्रीमेंट को कैंसिल कराएगा और किस प्रकार से अपने पैसे प्राप्त करेगा, ये इस वीडियो में समझेंगे। देखो, अब तक मैंने जो वीडियो बनाए थे, ज्यादातर वीडियो ये बनाए थे कि जमीन खरीदने वाला अगर बेचने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा तो खरीदने वाला कोर्ट से कैसे रजिस्ट्री कराएगा। आज का वीडियो ये है कि ये जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है, जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट कराया है, उसको लगता है कि अब मुझे जमीन नहीं खरीदनी और मुझे तो मेरा पैसा वापस मिल जाए, और ये व्यक्ति पैसा देने को तैयार नहीं है पुनः। तो किस प्रकार से उस एग्रीमेंट को कैंसिल कराकर ये जो व्यक्ति जिसने जमीन खरीदी है वो अपना पैसा प्राप्त कर सके, ये इस वीडियो में अपन समझेंगे। कोई भी व्यक्ति जो जमीन खरीदता है उसने कुछ सोच समझ कर ही जमीन खरीदता है, उसको जमीन की जरूरत है तभी वो जमीन खरीदता है। ऐसी कुछ परिस्थितियां हो जाती है जब उसको लगता है कि यार ये मैंने जमीन गलत खरीद ली या मुझे ये जमीन नहीं खरीदनी चाहिए थी, तब उसके मन में आता है कि यार मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए। और ऐसी स्थिति में सामने वाला पैसा देने को तैयार नहीं होता है और दोनों में एक तरह की झगड़ा या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उस विवाद को शांतिपूर्वक कोर्ट से कैसे निपटा जाए, यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो आप ये देखिए कि पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है वो कैंसिल क्यों कराएगा। एक कारण तो यह हो सकता है कि उसके पास बकाया देने के लिए पैसे नहीं है। मान लो ये जमीन इस व्यक्ति ने 5 लाख में बेची, 1 लाख रुपए इसने दे दिया, अब 4 लाख इसके पास देने की नहीं, स्थिति खराब हो गई, तो ये कैंसिल कराना चाहेगा। दूसरा, बाद में बी को लगा कि जिस उद्देश्य से उसने जमीन खरीदी है उद्देश्य ही खत्म हो गया, यानी कि उसने मान लो कि कोई फैक्ट्री लगाने के लिए या कोई उद्योग लगाने के लिए या किसी अपने बेटे या बेटी के लिए कोई व्यापार करने के लिए जमीन खरीदी, मगर बाद में उसको लगा कि यार वो तो जरूरत ही नहीं है, तो मुझे एग्रीमेंट कैंसिल करानी चाहिए, इस आधार पर वो कैंसिल कराए। तीसरा अपन समझते हैं आखिर किस कारण से होता है कि एग्रीमेंट, मैं बताना चाहता हूं कि एग्रीमेंट किस कारण से वो कैंसिल कराना चाहता है और कौन से कारण कोर्ट मानेगी और कौन से कारण कोर्ट नहीं मानेगी। एक तो उसके पास पैसा नहीं है, उद्देश्य ही खत्म हो गया। तीसरा, उसको लगता है कि उसने ये ज्यादा कीमत में खरीद ली, यानी कि ए ने 2 लाख की जमीन 5 लाख में, यानी कि उसको लगा, बाद में उसको पता चला कि ज्यादा कीमत खरीदी। तीसरा उसको ये लगा, तीसरा हो गया। चौथा ये लगा कि वो जमीन जो खरीद रहा है वो विवादित है, यानी कोई ना कोई चौथा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति उस पर विवाद करता है, झगड़े हो रहे, कब्जे संबंधी झगड़े हो रहे, तब भी वो उसको लगता है कि मुझे अपने पैसे वापस ले लेने चाहिए। और पांचवा एक कारण और बताता हूं कि स्थिति परिवर्तन होगी, पूरी स्थिति। मान लो जिस उद्देश्य, मान लो उसने ये जमीन खरीदी, या पहले रोड था, रोड हट गया, पानी भरने लग गया, या ऐसा कोई कारखाना था जो वहां से हट के दूसरी जगह चला गया, या ऐसी कोई भी स्थिति होगी जिसके कारण उस जमीन की वैल्यूएशन रजिस्ट्री कराने से पूरी खत्म हो गई। तो इस स्थिति में वो चाहता है कि यार अब मुझे जमीन खरीद के क्या करूंगा, मुझे जमीन नहीं खरीदनी है। और जो बेचने वाला अड़ा हुआ है कि अगर तू जमीन नहीं खरीदेगा तो मैं तेरे को तेरे जो पैसे एडवांस दिए हैं वो पैसे मैं नहीं दूंगा। तो ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट में जो एडवांस राशि दी गई है, बी चाहता है कि मुझे वो पैसा मिले। तो इस पर कानून क्या है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, कानून पूर्ण रूप से निर्भर करता है आपकी एग्रीमेंट की शर्तों पर। दूसरा, परिस्थिति पर। एग्रीमेंट की शर्त में अगर आपने ये जोड़ दिया है कि इतनी तारीख को मैं रजिस्ट्री करवा लूंगा, अगर रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा तो मेरा जो पैसा है वो मैं वापस लेने का हकदार नहीं रहूंगा, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बांध लिया है। तो फिर आप उस स्थिति में पैसा लेने के हकदार नहीं रहेंगे, या फिर जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि जो एग्रीमेंट में ये पैसा नहीं लेने वाली बात लिखी है वो मेरी सहमति से नहीं लिखी है,
तब तक वो पैसा आप नहीं ले सकते। यानी कि मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर एग्रीमेंट में ये शर्त लिख दी है कि जब तक अगर मैं ये रजिस्ट्री नहीं करूंगा तो मैंने जो एडवांस राशि दी है वो आपके पास जमा रहेगी, मैं पैसे पास प्राप्त करने का पुनः हकदार नहीं रहूंगा, यह शर्त लिख दी है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मगर आप अगर कोर्ट में साबित कर देते हो कि ये शर्त धोखे से लिखी गई है, मैंने नहीं लिखवाई है, तो आप पैसा प्राप्त करने के हकदार रहेंगे। यानी कि अगर आप कहते हो कि धोखा हुआ तो ये साबित आपको करना पड़ेगा, आपके गवाहों से, बयानों से, एग्रीमेंट में जो गवाह है उनके आधार पर। यानी कि शर्त में अगर ये लिख दिया है, अपन मोटा मोटा समझते हैं कि पैसा नहीं लूंगा, और आप ये साबित नहीं कर पाए तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, शर्त में कुछ भी नहीं लिखा है। शर्त में पैसा वापस, अगर एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। कई बार ये भी लिख देते हैं एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, इतना पैसे काटने के बाद लौटाना हकदार हूंगा, यहाँ पर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का हकदार हूंगा। मगर कई बार एग्रीमेंट कैंसिल होने पर क्या होगा, कौन पैसा देगा, कौन क्या करेगा, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। जनरली एग्रीमेंट जब किया जाता है तब सारी शर्तें स्पष्ट रूप से आपको लिख देनी चाहिए, मगर जल्दबाजी में टाइप वाले के पास जाकर ही ज्यादातर लोग एग्रीमेंट लिखवा देते हैं। ना तो ये ध्यान रखते हैं कि कितने रुपए का स्टाम्प लेना, ना वो ये ध्यान रखते हैं कि एग्रीमेंट को पंजीयन कराना है या नहीं कराना है, और ना ही वो शर्तों का ध्यान रखते हैं। यानी कि उस शर्तों के बारे में मौन है। अगर एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, इस बारे में मौन। अगर मौन है तो जिसने जमीन खरीदी है वो ये साबित करता है कि बेचने वाले की कुछ गलती है जिस कारण मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो उसको उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। यानी कि उसको ये जो आधार लिखे है कि उसके पास और पैसे नहीं है इसलिए वो जमीन नहीं खरीद सकता, ये कोर्ट में नहीं चलेगा। यानी बी ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं नहीं खरीद सकता, मेरा पैसा लौटाओ, तो ये सीधा सीधा कोर्ट में आधार चलने वाला नहीं। फिर वो कहता है कि साहब मैंने जिस उद्देश्य से जमीन खरीदी वो उद्देश्य खत्म हो गया इसलिए मैं जमीन नहीं खरीदना चाहता, तो ये आधार भी आपको नहीं लेना चाहिए। इस आधार पर भी आपकी एडवांस राशि मिले या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, इसमें भी मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। ज्यादा कीमत तय हो गई, इस पर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब तक कि आप ये साबित नहीं कर सको कि मुझे धोखे में रखकर ज्यादा कीमत लिखवाई गई है, तब तक आपका पैसा रिटर्न नहीं होता। ये बोलेगा मैं तो एग्रीमेंट करने को तैयार हूं, मैं क्यों पैसा दूं, मुझे भी इतने रुपए का नुकसान हुआ, तो इस मामले में भी आपको चांस कम रहते हैं। हाँ, अगर आप ये साबित कर देते हो कि जो जमीन मुझे बेची गई है वो विवादित है, यानी जिस व्यक्ति ने बेची है उसके भाई विवाद करे, पत्नी विवाद कर रही है इसलिए मुझे जमीन नहीं खरीदनी, या जिस व्यक्ति ने बेची है उसके नाम पे नहीं थी, या जिस व्यक्ति ने जितनी एग्रीमेंट में लिखाई है उतनी मौके पर जमीन नहीं है, जमीन मौके पर कम है, या और कोई भी विवाद, किसी को कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, किसी प्रकार कोई लफड़ा है कि साहब मैं ये बात इसने छुपाई थी जब मैंने एग्रीमेंट किया था तब मुझे ये बातें नहीं बताई थी, अब मुझे ये पता चला इसलिए मैं जमीन नहीं खरीदना चाहता और मुझे मेरा पैसा लौटा चाहे, तो इस आधार पर आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। यानी कि ये आधार आपका सबसे बेस्ट है। वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जब आप कोर्ट में कोई आवेदन करो या आपको पैसा देकर आपके दिमाग में बात बैठ गई कि यार अब तो पैसा डूब गया, मैं एग्रीमेंट नहीं ले रहा हूं, तो डूबने की डरने की जरूरत नहीं है। आपको सही आधार लेके कोर्ट में जाओगे तो आप कौन सी कोर्ट में जाना है, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा, वो भी बात करते हैं शॉर्ट में। यानी कि जमीन अगर विवादित है तो आपका पैसा मिल सकता है, या स्थिति में परिवर्तन हो गई तो भी संभावना है कि पैसा आपको मिल जाए। तो यानी कि अगर आप एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहते हो तो आप बी को ये नहीं कहना है कि मुझे जरूरत नहीं, बी को ऐसी प्रकार की कोर्ट में आधार लेना है कि ए की इस गलती के कारण अब मैं जमीन नहीं ले सकता। जैसे मान लो ए ने लंबे रजिस्ट्री को तारीख दी कि रजिस्ट्री करा दूंगा इतनी तारीख को, और उसने रजिस्ट्री नहीं कराई, पंजीयन नहीं कराया, तो भी बी कह सकता है कि साहब इतनी तारीख उसने पंजीयन नहीं कराया इसलिए अब मुझे जमीन नहीं खरीदनी, क्योंकि मुझे इतनी तारीख पंजीयन हो जाता है इतने साल पहले, इतने समय पहले, तो मेरा जो उद्देश्य था धंधा लगाने था वो पूरा होता है, इसलिए एक ही गलती है इस कारण मुझे पैसा लौट जाए। यानी कि आप जो मुकदमा कर रहे हो उसमें आपको गलती बेचने वाले की जब तक आप नहीं बताओगे, उसको साबित नहीं करोगे, तब तक वो कोर्ट से आपको पैसा देने के लिए बाध्य नहीं होगा। बट जनरली अब कानून की बात करते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसमें पैसा देने का प्रावधान भी है, यानी कि प्रभाव पैसा दिलाने का प्रावधान पूर्ण रूप से
न्यायाधीश के ऊपर छोड़ा गया है कि अगर न्यायाधीश ये मानता है कि खरीदने वाले की कोई गलती नहीं है, बेचने वाले की इस प्रकार की गलती है कि इस अब रजिस्ट्री नहीं करा सकता, स्थिति ऐसी परिवर्तन होगी जिसलिए बी को पैसा लौटाया जाए, तो बी पैसा प्राप्त कर सकता है और एग्रीमेंट की शर्तें भी उसमें देखी जाएगी। तो आपको मुकदमा करने से पहले क्या करना है, जिस व्यक्ति से आपने एग्रीमेंट कराया है उसको पहले तो एक नोटिस देना है कि भैया इस प्रकार की गलती है आपकी, इस कारण से मुझे अब रजिस्ट्री नहीं करानी, मुझे मेरा पैसा 7 दिन में, मेरा अकाउंट नंबर आपको देना है, उस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर ले, नहीं तो फिर मैं कोर्ट में आपके विरुद्ध मुकदमा करूंगा। 7 दिन का आपने समय दे दिया, 10 दिन दो, कितने भी दो, पर 7 दिन या 15 दिन ज्यादा देना चाहिए, 2-3 दिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़ा अमाउंट हो सकता है 2-3 दिन में व्यवस्था नहीं कर पाए। 7 दिन का समय दे दो। फिर होगा उसने आपके अकाउंट में पैसा नहीं डाला तो आपको सिविल कोर्ट में मुकदमा करना है। क्या मुकदमा करना है, एग्रीमेंट कैंसल एवं एडवांस राशि पुनः दिलाने हेतु निवेदन, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। इसमें सबसे बड़ी बात आपको क्या लिखनी है, पहले कलम तो ये लिखनी है कि भाई आप दोनों के मध्य कौन सी तारीख को एग्रीमेंट हुआ था, फिर दूसरी में लिखनी है कि कितने रुपए आपने एडवांस दिए थे, तीसरी कलम में आपको ये लिखना है कि किस कारण से, एक ही गलती के कारण आप एग्रीमेंट कैंसिल कराना चाहते हैं, और एग्रीमेंट कैंसिल कराने के पीछे आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ, भाई आपने इसे समय पर इसी एक ही गलती के कारण आपने पैसा भी दिया, आपने से ब्याज से पैसा भी लाया, या और पैसा भी आपने ला के एडवांस रख रखा है और ये रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, तब आपको लगता है कि यार मुझे तो पैसा वापस मिल जाए, वो सारी बात लिखकर फिर आपको लिखना है कि मुझे इससे मैं जमीन खरीदना भी नहीं चाहता, इसलिए मुझे मेरी एडवांस राशि दिलाई जाए। उसके पास कागज आएगा कोर्ट से, वो अपना जवाब देगा जो भी है, फिर आपकी गवाही होगी, फिर उसकी गवाही होगी, और फिर फैसला हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जितने रुपए का आप प्राप्त करना चाहते हो उस रुपए के हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी, यानी जैसे कि आपने 1 लाख रुपए दे रखे हैं, तो 1 लाख रुपए आप उससे लेना चाहते हो, उसका लगभग आपके 3,000 रुपए के आसपास कोर्ट फीस लग सकती है। कोर्ट फीस का जो एक्ट है वो हर राज्य में अलग अलग है, यानी कि ये लोकल एक्ट है, राजस्थान का अलग है, पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, बिहार का अलग है, तो आप वहां से अपने वकील साहब से पता कर लो। यानी कि जब भी आप कोई मुकदमा करो अपने वकील साहब के जाके पता करो कि इसमें कोर्ट फीस क्या लगेगी, टाइप टिकट का खर्चा कितना आएगा, आपकी फीस कितनी होगी, कितना समय लगेगा, जीतने के चांस कितने हैं, ये बातें आपको पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। शर्माना नहीं चाहिए वकील साहब को कैसे पूछूं क्या पूछूं, ये तो बड़े आदमी है, आपको सारे तथ्य क्लियर कर लेने चाहिए कि कौन से गवाह लाने पड़ेंगे, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए, परेशानी आए। और सबसे बड़ी बात, आपको जब भी वकील करो तो आपको बेस्ट वकील करना चाहिए सिविल में, क्योंकि सिविल का मामला थोड़ा जटिल है, सरल है मगर थोड़ा जटिल है, जिनको पता नहीं होता है वो थोड़े उलझ जाते हैं और आपको भी उलझा देते हैं। तो बेस्ट सिविल एडवोकेट कैसे ढूंढे, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, हो सकता है मैं इस चैनल के इस वीडियो के अंत में डाल दूं, तो आप उसको भी देख लेंगे या सर्च करके ढूंढ लेंगे। तो आपने अगर कोई पैसा दे दिया और आप उलझ रहे हो तो आपको उलझने की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट संबंधी मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आपने भी कोई एग्रीमेंट कर रखा है, आपका पैसा उलझ गया है, सामने वाला रजिस्ट्री नहीं करा रहा है और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है या पुराना एग्रीमेंट है, तो आप मेरे जो नंबर है 8619876831 इस पर कॉल करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। तो मुझसे सलाह लेने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी गौशाला उसमें 500 रुपए दान करके रसीद मुझे भेजनी है, या तो ये काम कर देना, अगर गौशाला नहीं है तो 300 रुपए इसमें गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके उसका स्क्रीनशॉट भी इस नंबर भेज सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक काम करना, तो फोन फिर हमारी तरफ से आएगा या हम आपको समय दिया जाएगा, उस पर आप हमें बात करके आपकी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।